हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो यूपी जूनियर टीचर वैकेंसी की जो हम लोग की विज्ञान की क्लास चल रही है उसमें ये 11वीं क्लास है। ठीक है, 11वीं क्लास है और इसके अंदर ये आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। इसके अलावा एक चैप्टर और है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस में ये देखिए पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, बिल्कुल जैसे मतलब बिल्कुल जो आपका सिलेबस है। देखिए सिलेबस में पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति लिखा है और आपका ये चैप्टर है इसको भी पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति यहाँ पर है। और इसके अलावा भौतिक एवं रासायनिक पद जो परिवर्तन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको हल्का सा देख लूंगा। बहुत हल्का सा है, मतलब बिल्कुल जो 6 क्लास में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन थे वही इसमें है। तो बस एक या दो लाइनें ही ऐसी हैं जिनको हम लोग देख लेंगे। इसको मैंने अलग मतलब हटाया इसलिए नहीं कि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि सर आपने तीसरा चैप्टर कराया, चौथा कराया ही नहीं। तो वहां पे बस इतना ही बताना है कि जो चौथा चैप्टर है वो बिल्कुल 6 क्लास में जितना था वही है, और दूसरा आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति को सही से पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखिए, पदार्थ या द्रव्य कह लो, वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो पदार्थ क्या है? स्थान भी घेरता है और इसमें भार भी होता है। आगे देखते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ उन्हें। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि अणु है, अणु क्या है? वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु क्या है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। आ सकता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मतलब स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अगर उसके ऑप्शन में होगा अणु तो वो रह सकता है। ठीक है, और परमाणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक, ये इसमें अंतर है दोनों में। स्वतंत्र अणु है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। आगे देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ठोस में पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था में कण अत्यंत पास में होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणु स्थान, दो अणुओं के बीच में जो स्थान होता है कम होता है। द्रव पदार्थ की वह अवस्था में कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणु स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। बिल्कुल जस्ट जैसा पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 6 क्लास में, बिल्कुल सेम वही चीजें हैं। ठीक है, गैस में वही, पदार्थ की गैस अवस्था के कण बहुत दूर होते हैं, उनके बीच अंतराणु स्थान बहुत अधिक होता है। ठीक, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर लिखा, हम जानते हैं कि अब तक खोजे गए लगभग 118 तत्व एवं इनसे बने लाखों यौगिक खोजे जा चुके हैं। तो अब तक अगर पूछा जाए प्रकृति में कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, तो 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 118 तत्व अब तक खोजे जा चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यूनान के कुछ लोगों ने तत्वों के लिए प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगर एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले तत्वों के प्रतीक का प्रयोग किसने किया था, तो यूनान के लोगों ने किया था। ठीक, यूनान के लोगों ने सर्वप्रथम तत्वों के प्रतीक का प्रयोग किया था। और यहाँ पे देखिए 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ, ठीक है, डॉल जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया था। ठीक है, डाल्टन ने जो जो था, उन्होंने संकेतों को वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया था। उन्होंने विभिन्न संकेतों के तत्वों के संकेत वृत्त के अंदर अलग अलग निशान बनाकर बनाए थे। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बना, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ वृत्त के अंदर बना दिए हैं। ठीक, तो डाल्टन ने क्या किया था? वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया था 1808 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद इसके पश्चात स्वीडन के जे 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 बर्जीलियस ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि तत्व के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए। उसी समय अनेक वैज्ञानिकों ने इस सुझाव का कड़ा विरोध किया था, लेकिन तो 100 वर्ष बाद उनके सुझाव को सबकी मान्यता प्राप्त हुई। तो जो जे जे बर्जीलियस थे, इन्होंने जो तत्वों के प्रतीक के लिए कहा था कि जो तत्व का प्रतीक है उसका जो पहला वर्ड है, पहला अक्षर का, उसके नाम का पहला अक्षर है, उसी को उसका प्रतीक माना जाए। ठीक है, तो उसी हिसाब से आज भी उसका प्रतीक माने जाते हैं। आगे देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उन्हीं को देखेंगे, फालतू की चीज़ों को इग्नोर करना है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर मैंने यहाँ पर हाईलाइट नीचे करके रखा। अब देखिए यहाँ पर देखिए काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अब अम्ल के बारे में यहाँ पे देखिए क्या है। उपयुक्त सारणी में अंकित नींबू, सिरका, दही, इमली, कच्चा आम आदि पदार्थों का स्वाद खट्टा है। इनका खट्टापन इनमें उपस्थित एक विशेष प्रकार के यौगिक के कारण होता है, जो अम्ल एसिड कहलाता है। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर से बना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एसिड किस भाषा से लिया गया, तो लैटिन भाषा से। और किस शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया, तो एसियर से बना, जिसका अर्थ है खट्टा। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते अम्ल कहलाते हैं। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। और ये अम्ल बहुत
क्षीण प्रकृति के होते हैं, इन्हें दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, जो भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं वो कार्बनिक अम्ल कहते हैं, और ये बहुत क्षीण होते हैं, इसीलिए इन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। इनकी दुर्बल प्रकृति के कारण ही इनका उपयोग हम भोज्य पदार्थ के रूप में कर सकते हैं। अगर ये प्रबल हो तो हम लोग इनको खा ही नहीं सकते। ठीक है, और कुछ अम्ल बहुत प्रबल होते हैं जो त्वचा पर पड़ जाने पर उन्हें बुरी तरह जला देते हैं। इन्हें खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। ठीक, तो हमारे जो तीन नाम यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपके प्रबल अम्ल है, और जो दुर्बल अम्ल है उनके नाम यहाँ पे दिए गए थे, जैसे जो भोज्य पदार्थों में आपके यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ऐसे अम्ल, यहाँ पर दूसरे प्रकार के अम्लों की बात हो रही, ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा अम्ल की मात्रा कम होती है, तनु अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं, और अम्ल की मात्रा कम होती है वो तनु अम्ल कहलाता है। जिन अम्लों में पानी की मात्रा बहुत कम होती है सांद्र अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, सांद्र अम्लों में पानी की मात्रा बढ़ाकर उन्हें तनु अम्ल में बदला जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज लिखिए नीचे, कि प्रबल अम्ल से यदि त्वचा जल जाए तो उसे तुरंत पानी की अधिक मात्रा से धोना चाहिए, यह अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं भस्म या क्षारक या बेस कहलाते हैं। जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील है वे क्षार कहलाते हैं, जैसे NaOH, KOH, चूने का पानी, NH4OH आदि। यह सभी क्षार भस्म है, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। ठीक है, सभी, अब ये क्वेश्चन ये है कि सभी क्षार भस्म है, तो ये सही है, जितने भी क्षार होते हैं वो सभी भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म जो है वो क्षार नहीं होते। अम्ल एवं क्षारक की पहचान, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, अम्ल एक क्षार एवं क्षारक की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते सकते हैं जो सूचक कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, सूचक। इन सूचकों को जब भी हम किसी अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिलाया जाता है तब इनका रंग बदल जाता है। लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। तो प्राकृतिक रूप से जो सूचक है वो क्या है, लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए प्रायः लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर नीले एवं लाल कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है। ठीक है, नीला लिटमस पेपर जो है अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पेपर जो होता है, पत्र होता है, वो क्षार के विलयन में डुबोने पर नीला हो जाता है। ठीक है, नीला लिटमस पेपर लाल अम्ल में डुबोएंगे तो लाल हो जाएगा, और लाल लिटमस पेपर क्षार में डुबोएंगे तो वो नीला हो जाएगा। ठीक है, सामान्य रूप से पाया जाने वाला लिटमस लाइकेन पौधों से प्राप्त होता है। तो लाइकेन पौधों से प्राप्त होता है। ये यहाँ पर जो लिटमस पेपर है, जो लिटमस है, वो आपका कहाँ से पाया जाता है, सामान्यतः लाइकेन के पौधे से। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियां भी सूचक के रूप में प्रयुक्त होती है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। इसी प्रकार हल्दी का चूर्ण भी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है जो क्षारीय विलयनों को लाल कर देता है। अब यहाँ पे देखिए, प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर के अतिरिक्त मिथाइल ऑरेंज तथा फिनाल्फिथलीन का प्रयोग किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है, और फिनाल्फिथलीन जो है अम्लीय विलयन में रंगहीन और क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। ठीक, इनको आप लोग लिखते रहिए। ठीक, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को देखेंगे, जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ भी नहीं था खास। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, बस यहाँ पे मैंने इसको इसलिए लगा दिया है क्योंकि लोग ये कहते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि सर आपने चौथा चैप्टर पढ़ा ही नहीं। ठीक, पहली बात तो आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाई चांस इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे बस एक ही चीज़ यहाँ पे जानने वाली है, उसको मैंने यहाँ पे हल्का कर दिया। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, यहीं से दोनों चीज़ें समझ लीजिए। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पुनः स्थिति प्राप्त की जा सकती है। तो भौतिक परिवर्तन जो होते हैं इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति प्राप्त की जा सकती है। और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें नया पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है और उसकी पूर्व की स्थिति नहीं प्राप्त की जा सकती। जैसे भौतिक परिवर्तन क्या है, जैसे पानी से बर्फ का बनना। ठीक है, उसमें विशेष परिस्थिति आ गई तो वो बर्फ बन गई। ठीक, अब उसी विशेष परिस्थिति को वहां से हटा देंगे। ठीक है, जैसे फ्रिज से उसको निकाल देंगे, जैसे फ्रिज में रखती है पानी को तो वो जम गया। ठीक है, तो वो बर्फ बन गया। और जैसे ही उसको फ्रिज से निकालेंगे, थोड़ी सी गर्मी मिलेगी, वो फिर से पानी में रूपांतरित हो जाएगा, तो वो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बदल गया, कोई नई चीज नहीं बनी। जो रासायनिक परिवर्तन है, जैसे आपका दूध है, दूध को आप दही बना दीजिए। ठीक, दूध से आपका दही बन गया,
लेकिन देखिए दूसरी नई चीज बन गई, दूध नहीं रह गया, अब वो दही बन गया, नई चीज बन गई। ठीक, लेकिन अब दही से आप दूध नहीं बना सकते, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो यही दो चीजें यहाँ पर आपको क्लियर करनी थी कि ऐसे ही जो भी आपको उदाहरण दिए जाएंगे उससे आप लोग समझ जाइए कि कौन सा आपका वो है, अरे भौतिक परिवर्तन, कौन सा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो ठीक है, ये वीडियो हमारी, ये देखिए ये वाला चैप्टर है, ये भी कंप्लीट हो गया। सेवन्थ क्लास को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी जो सेकंड वीडियो है वो शाम को आपको मिल जाएगी। ठीक है, पांचवा लेसन जो है उसमें सिर्फ अकेला है, क्योंकि वो उष्मा और ताप है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी चीजें भी मिल जाएंगी आपको, इसीलिए मैंने उसको अकेले रखा है, काफी चीजें उसमें। ठीक, तो और जैसा भी आपको ये वीडियो लगी हो वैसा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा पता चलता रहेगा किस तरीके से ये चीज़ें कंप्लीट होगी। और क्वेश्चंस के लिए आप लोग परेशान मत होइए, उसके लिए मैं मैटर भी इकट्ठा कर रहा हूँ, और आपका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको 5 अप्रैल तक कंप्लीट कर दूँ, और उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, जितने भी हो जाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।